आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। नाम है फ्रंट ऑफ द क्लास, एक 2008 में आई इमोशनल डॉक्यूमेंट्री ड्रामा फिल्म। दोस्तों, हम सभी कभी ना कभी अपनी जिंदगी में मुश्किलें फेस करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इन चैलेंजेस को हराकर दुनिया को दिखाते हैं कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसी ही कहानी है एक लड़के की जिसे दुनिया उसकी कमी से पहचानती है, पर उसने अपनी पहचान अपने हौसले से बनाई है। ये फिल्म किसी काल्पनिक कहानी पे नहीं, बल्कि एक रियल लाइफ हीरो की जिंदगी पर बेस्ड है, ब्रैड कोहेन नाम के। ब्रैड ने जो कुछ झेला, जो कुछ सीखा, उसी पे एक कहानी बनी है। तो अगर आपको लगता है कि कभी कभी लाइफ थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो ये फिल्म आपके लिए एक रिमाइंडर है कि जो टूटता नहीं वही सबसे ज्यादा चमकता है। वेल, अब और बिल्डअप ना देते हुए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस कहानी को। हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग फ्रंट ऑफ द क्लास। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो ब्रैड से। देखने में वो बिल्कुल आम लड़का लगता है, लेकिन उसके हाव भाव थोड़े अलग हैं। वो बार बार अपनी आंखें झपकाता है, उसके पैर उसके कंट्रोल में नहीं है। कभी कभी वो एक ही बात को दोहराता रहता है। क्लासरूम में बिना किसी वजह के अजीब अजीब आवाजें निकालने लगता है। उसका सर भी कभी कभी अपने आप हिलता है, जैसे कोई उसको हिला रहा हो। इन सब वजहों से बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको चिढ़ाते हैं और बुली करते हैं। ना तो टीचर्स को समझ आता है कि उसके साथ क्या दिक्कत है, और ना ही उसके माँ बाप को। ब्रैड के माँ बाप का तलाक हो चुका है। उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम डेविड है। सिर्फ डेविड ही ऐसा है जो ब्रैड को समझता है। वो उसके साथ खेलता है और हर पल खड़ा रहता है। तलाक के बाद जब उसके पिता घर छोड़कर जाते हैं, तो जाते जाते वो दोनों बेटों को बस इतना कहते हैं कि मम्मी की बात मानना और उन्हें तंग मत करना। पर असल बात तो ये है कि ब्रैड खुद भी नहीं समझ पाता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसके हाथ पैर खुद ब खुद हिलते रहते हैं, जैसे उन पर उसका बस ही ना हो। पापा को लगता है कि वो बस जिद्दी और बिगड़ा हुआ बच्चा है जो किसी की नहीं सुनता। जाते समय वो ब्रैड को ढेर सारी नसीहत देते हैं कि अच्छा बनो, बड़ों की इज्जत करो, हाथ पैर चलाना बंद करो, जिम्मेदार बनो, जैसे कि वो जानबूझकर ये सब कर रहा हो। अब बेचारा ब्रैड क्या करे जब कोई उसको समझ ही नहीं रहा हो। ब्रैड की माँ एक बुटीक चलाती है और दोनों बच्चों की परवरिश अकेले ही करती है। वो ब्रैड को डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन डॉक्टर भी यही मानते हैं कि शायद तलाक की वजह से ये बच्चा तनाव में है और इसी कारण से ऐसा बर्ताव कर रहा है। डॉक्टर कुछ दवाइयां लिख देते हैं और कहते हैं कि इसको बस थोड़े इलाज की जरूरत है। ब्रैड की हरकतों को देखकर लोग अक्सर उसको गलत समझते थे। कोई कहता है कि उसको तमीज नहीं है, तो कोई समझता है कि वो सबका ध्यान खींचने के लिए ये सब जानबूझकर कर रहा है। उसके पापा भी यही मानते हैं कि ब्रैड बस जिद्दी है और उसकी हरकतों की वजह से उसका तनाव या ध्यान पाने की कोशिश कर रहा है। ब्रैड की किस्मत भी कुछ अजीब थी। उसके माँ बाप का तलाक हो चुका था, लेकिन उसके पिता कभी कभी बच्चों से मिलने आते थे। अच्छा, एक बात जो उसके पिता को ब्रैड के अंदर अच्छी लगती थी, वो थी उसकी बेसबॉल खेलने की आदत। खेल के मैदान में जब बच्चे चिल्ला रहे होते हैं, शोर मचाते हैं, तो ब्रैड की अजीब आवाजें और हरकतें उसमें छिप जाती थी। इसीलिए उसके पापा उसे बड़े आराम से बेसबॉल खेलने ले जाते थे। लेकिन जैसे ही खेल खत्म होता था, वो तुरंत उसको वापस घर ले आते और रास्ते में अक्सर अपने जीवन से जुड़ी बातें सुना देते, जैसे कि उन्होंने दूसरी शादी करने का फैसला किया है। ऐसी बातों का असर ब्रैड के मन पर पड़ता है। उसका शरीर खुद ब खुद प्रतिक्रिया देने लगता है। उसके पैर थिरकने लगते हैं, सिर हिलने लगता है और वो शांत नहीं रह पाता। उसके पिता को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो उसको डांटते हैं। कभी कभी उसकी टांग पर थप्पड़ भी मारते हैं। बेचारा ब्रैड बस रो देता है, क्योंकि वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। घर और स्कूल दोनों जगह वो हर समय डांट का शिकार होता था, जबकि सच्चाई तो ये थी कि उसे पढ़ाई में काफी रुचि थी, लेकिन सीखने में वो थोड़ा धीमा था। जो बच्चे 1 घंटे में समझ जाते थे, ब्रैड को वही बात समझने में 2 घंटे लगते थे। परीक्षा के समय वो जितनी कोशिश करता कि शांत रहे और अच्छा लिखे, उतने ही उसकी हालत बिगड़ने लगती। उसके मुंह से जोर की आवाजें निकलने लगती और टीचर समझते कि वो क्लास में मजाक कर रहा है। जब वो मासूमियत से कहता कि ये सब वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, तब भी कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। उसे प्रिंसिपल के पास भेज दिया जाता, जहां पर उसकी हालत और भी बिगड़ जाती। वो अटकने लगता, एक ही बात बार बार दोहराता। तब स्कूल प्रशासन उसकी माँ को बुलाता और उन्हें बेटे को सुधारने की सलाह देता, मानो सारी गलती उसी की हो। लेकिन ब्रैड की माँ अपने बेटे को जानती थी। उन्हें एहसास था कि कुछ तो ऐसा है जो ब्रैड के खुद के बस में नहीं है।
वो उसे लेकर एक दिन लाइब्रेरी पहुंची, लेकिन अंदर नहीं लेकर गई क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वहां पर जोर से आवाज ना निकल जाए और नियम ना टूट जाए। ब्रेड की माँ खुद किताबें ढूंढने लगती है और जैसे ही वो ब्रेड के जैसे सिम्टम्स को पढ़ती है तो उनको शक होता है कि शायद ये कोई बीमारी हो सकती है। इसीलिए वो उस किताब को डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर्स ब्रेड को एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि हाँ, उसको टॉरेट सिंड्रोम है। अब ये सुनकर ब्रेड की माँ को थोड़ी राहत मिलती है कि अब आखिर उन्हें उसकी हालत का नाम तो मिल गया, जिस पर डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अभी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ये सुनना भी आसान नहीं था, पर अब कम से कम ब्रेड को समझने की शुरुआत तो हो चुकी थी। जब माँ को ब्रेड की बीमारी के बारे में पता चलता है तो वो बहुत दुखी हो जाती है, और जब पापा को भी ये पता चलता है तो वो भी बेहद दुखी होते हैं। कई दिनों तक वो ब्रेड को डांटते रहते हैं, उसको खराब समझते रहते हैं। वो कहते हैं कि तुम बड़ों का आदर नहीं करते हो, तुम शरारती हो और ना जाने क्या क्या। लेकिन अब जब उन्हें ब्रेड की बीमारी का सच पता चलता है तो उनकी आंखों में भी पछतावा होता है। ब्रेड अब थोड़ा बड़ा हो जाता है और मिडिल स्कूल में आ जाता है। वहाँ के बच्चों को तो उसकी बीमारी के बारे में पता चलता है, लेकिन वो इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। नए स्कूल के टीचर्स भी ब्रेड के साथ सही तरीके से पेश नहीं आते। जब वो क्लास में अजीब हरकतें करता है और उन्हें समझाने में असमर्थ होता है तो टीचर उसे प्रिंसिपल के पास भेज देते हैं। हालांकि प्रिंसिपल को ब्रेड की समस्या समझ में आ जाती है। वो ब्रेड को स्कूल के म्यूजिक प्रोग्राम में बुलाते हैं, लेकिन ब्रेड वहाँ पर भी कंफर्टेबल महसूस नहीं करता है। जैसे ही वो अपनी आवाजें निकालता है वो दूसरों के लिए परेशानियां पैदा कर देता है। जहाँ प्रोग्राम के बाद प्रिंसिपल उसको स्टेज पर बुलाते हैं और ब्रेड वहाँ पर भी अपनी आंखें बार बार झपकाते हुए सिर को हिलाते रह जाता है। प्रिंसिपल उसी स्टेज से ब्रेड से सवाल पूछते हैं और सभी को उसकी बीमारी के बारे में बताते हैं। ब्रेड खुद से कहता है कि मेरे लिए कोई इलाज नहीं मिला है। अक्सर मेरे हाथ, पैर, मुंह ये सब मेरे कंट्रोल से बाहर होते हैं। जब बच्चों को उसकी बीमारी के बारे में समझ में आता है तो वो चुप हो जाते हैं। फिर प्रिंसिपल ब्रेड से पूछते हैं, बेटे हम सब तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बताओ हम तुम्हारी मदद किस तरह कर सकते हैं। ब्रेड कुछ सोचता है और फिर कहता है, मुझे एक इंसान की तरह देखो जैसे आप सभी खुद को देखते हो। मुझे दूसरे बच्चों जैसा ही समझो। बस एक बात समझ लो, मैं जो कर रहा हूँ वो जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी इच्छा से नहीं हो रहा है। ये आवाजें खुद ब खुद आती हैं और मुझे इससे कोई मजा नहीं आता है। बस इतना समझकर मुझे दूसरे बच्चों की तरह ही ट्रीट करो, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। ब्रेड ये सब कहने के बाद अपनी अजीब आवाजें निकालते हुए मंच से उतर जाता है। अब बच्चों को समझ आ चुका था और वो उसको बहुत प्रोत्साहित करते हैं, वो उसकी सराहना करते हैं। ब्रेड का दिल खुशी से भर जाता है और वो एक पल के लिए प्रिंसिपल की तरफ देखता है जिन्होंने उसकी इतनी मदद की। उसी पल वो ठान लेता है कि वो बड़ा होकर एक दिन शिक्षक बनेगा जैसे उसके प्रिंसिपल हैं। समय बीतता है और अब ब्रेड कॉलेज भी खत्म कर चुका है। शिक्षक बनने का उसका सपना पूरा करने के लिए वो अटलांटा शहर चला जाता है, लेकिन रास्ते में पुलिस उसको ओवर स्पीडिंग के कारण रोक लेती है। बातचीत के दौरान ब्रेड बताता है कि वो शिक्षक बनने जा रहा है। ये सुनकर पुलिस वाले उसको शक की नजर से देखते हैं कि तुम और शिक्षक। ब्रेड इन बातों से निराश नहीं होता है। वो इंटरव्यू देने के लिए अगले स्थान पर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने टॉरेट सिंड्रोम के बारे में बताता है उसकी जुबान फिर से अपने आप हिलने लगती है और आवाजें बाहर आने लगती है। ये देखकर उसे फिर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। ब्रेड ये समझाने की कोशिश करता है कि ये मेरी बीमारी है, ये कुछ ऐसा है जैसे छींक आना। क्या आप छींक को रोक सकते हैं? नहीं ना, ठीक वैसे ही कुछ हिस्से मेरे शरीर के कंट्रोल से बाहर है। इसे बस मेरे लिए एक छींक समझिए और ये मेरे साथ हमेशा रहता है। हालांकि इसके बाद भी उसे कहीं सफलता नहीं मिलती है। वो कई जगह इंटरव्यू देता है, हर बार पहले से ही अपनी बीमारी के बारे में बता देता है, लेकिन हर बार उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। पर फिर भी ब्रेड हार नहीं मानता है। वो बार बार कोशिश करता रहता है क्योंकि वो जानता है कि एक ना एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। अब ब्रेड अपनी बीमारी को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बीमारी के लक्षण खुद ब खुद बाहर आ जाते हैं। चाहे वो इंटरव्यू में कितनी भी अच्छी तरह से प्रदर्शन करे, लेकिन सिर्फ इस बीमारी के कारण और उसके लक्षणों की वजह से वो हर जगह रिजेक्ट हो जाता है। जब उसको रिजेक्ट किया जाता है तो वो बहुत तनाव में आ जाता है। फिर एक दिन उसका रूममेट कहता है, देखो मैं तुम्हारे लिए डेट का इंतजाम करूंगा। वो ब्रेड को एक लड़की से मिलवाता है। दोनों बार में मिलते हैं जिसको ब्रेड की समस्या के बारे में पता होता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन अचानक ब्रेड से वही तेज आवाजें निकलने लगती हैं। इसके कारण बार में सभी लोग उसको घूरने लगते हैं। ब्रेड को डेटिंग और इस तरह की चीजों में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, और अगर वो था भी तो पहली डेट के बाद ही लड़की उसको नकार देती थी। अब एक दिन ब्रेड के पिता उसको लंच पर बुलाते हैं और वो भी अपने ऑफिस में।
ताकि वहां पर शोर शराबे में ब्रेड की आवाज पर कोई ध्यान ना दे। वो उससे पूछते हैं, बेटे इंटरव्यू का क्या हुआ, नौकरी मिली या फिर नहीं। पापा को बिल्कुल यकीन नहीं था कि ब्रेड शिक्षक के तौर पर नौकरी पा सकेगा। वो कहते हैं कि अगर खर्चे के लिए पैसे चाहिए तो बताना, मैं दे दूंगा। लेकिन ब्रेड कहता है, नहीं, मैं खुद मैनेज कर लूंगा। वो और भी ज्यादा मेहनत करता है और स्कूल के लिए तैयार होता है। वो उम्मीद करता है कि कहीं ना कहीं उसको नौकरी मिल ही जाएगी। लेकिन कुछ लोग उसको स्पेशल केस मानकर ये सोचते हैं कि वो क्लास में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है। इससे ब्रेड का तनाव और बढ़ जाता है और वो रोने लगता है। वो सोचता है कि शायद शिक्षक बनने का उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तभी उसकी माँ फोन करती है और उसको हिम्मत देती है। वो कहती है, बेटे तुम जरूर सफल होंगे, बस कभी हार मत मानना। फिर ब्रेड कुछ ऐसे स्कूल्स ढूंढता है जहाँ के प्रिंसिपल्स ऐसी सिचुएशन को समझते थे। वो उन लोगों को भी नौकरी देते थे जिनके पास शारीरिक या मानसिक कोई कमी होती है, और ब्रेड की उम्मीद फिर से जिंदा हो जाती है। इसी बीच वो अपने खर्चे के लिए अपने पिता के कंस्ट्रक्शन साइट पर काम भी करता है। उसकी माँ उसे क्रिटिसाइज करती है और कहती है कि तुम छोटे काम क्यों करते हो, तुम अपने पिता के पार्टनर बनो और मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ लूंगी। लेकिन फिर भी ब्रेड का सपना यही है कि वो एक टीचर बने और उसी के लिए वो मेहनत करता रहता है। अब तक उसने 24 इंटरव्यू दिए हैं और उसका ये 25वां इंटरव्यू है, जहां वो स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के साथ इंटरव्यू देने जा रहा है। इंटरव्यू में प्रिंसिपल पहले से ही उसकी बीमारी के बारे में जानते हैं, इसीलिए वो इस बारे में ज्यादा सवाल नहीं पूछते हैं, बल्कि उसकी शिक्षण क्षमताओं का परीक्षण करते हैं। इंटरव्यू 2 घंटे तक चलता है और ब्रेड हर सवाल का बेहतरीन जवाब देता है। इंटरव्यू खत्म होता है और प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है मिस्टर ब्रेड, हम जल्दी आपको रिजल्ट्स बताएंगे। लेकिन इस बार ब्रेड को पूरा यकीन हो जाता है कि वो इस इंटरव्यू में सफल होगा और उसको स्कूल में नौकरी मिल जाएगी। जिसके कुछ दिनों बाद वही स्कूल उसको कॉल करता है। उसे फिर से इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, लेकिन इस बार उसे सीनियर टीचर्स के सामने इंटरव्यू देना होता है। वो उसे पूछते हैं, अगर तुम क्लास में ऐसी आवाजें निकालते रहोगे तो बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। जिस पर ब्रेड जवाब देता है, नहीं, बच्चों को कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि मैं पहले से ही उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बता दूंगा और मैं यकीन करता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स इसको समझेंगे। वो आगे कहता है, स्कूल यही तो है जहाँ पर हम सब कुछ सीखते हैं, तो बच्चों को ये भी सीखना चाहिए कि ऐसा इंसान जो थोड़ा सा उनसे अलग है उसे वो कैसे स्वीकार करते हैं, और बच्चे ये सब मुझसे सीख सकते हैं। अब सीनियर टीचर्स में से केवल एक ही ब्रेड को समझता है, बाकी सब अब भी कंफ्यूज थे कि ब्रेड को सिलेक्ट करें या फिर नहीं। अगले दिन ब्रेड इंतजार करता है कि कब प्रिंसिपल का कॉल आएगा। 1 हफ्ता गुजर जाता है, लेकिन प्रिंसिपल का कोई कॉल नहीं आता है। फिर वीकेंड पर उसका छोटा भाई डेविड आता है, जिसको देखकर ब्रेड को थोड़ी हिम्मत मिलती है। वो ब्रेड को गोल्फ खेलने लेकर जाता है, लेकिन वहाँ भी ब्रेड से वही तेज आवाजें निकल जाती हैं और सिक्योरिटी उनको बाहर निकाल देती है। डेविड सिक्योरिटी से झगड़ता है, लेकिन ब्रेड कहता है कि प्लीज मत लड़ो। अब कुछ दिन डेविड के साथ समय बिताने के बाद डेविड वापस चला जाता है और आखिरकार प्रिंसिपल ब्रेड को कॉल करते हैं और उसको स्कूल आने के लिए कहते हैं। इतने दिनों बाद ब्रेड को अब कोई उम्मीद नहीं थी कि उसको ये नौकरी मिलेगी, लेकिन जब वो स्कूल जाता है तो उसको पता चलता है कि असल में वाइस प्रिंसिपल ने उसकी क्षमताओं को देखकर उसकी सिफारिश की थी और प्रिंसिपल को ये यकीन दिलाया था कि वो एक अच्छा शिक्षक बनेगा और हमारे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ाएगा। उसी कारण से ब्रेड को यहाँ पर एक टीचर की नौकरी मिल जाती है जो 2nd क्लास के बच्चों को पढ़ाएगा। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पल था जिसको वो कभी भी भूलना नहीं चाहता था। वाइस प्रिंसिपल उसको क्लास में ले जाते हैं जहाँ कुछ भी तैयार नहीं था, लेकिन मंडे तक उसे क्लास को बच्चों के लिए तैयार करना था। दूसरे टीचर्स भी उसकी मदद करते हैं और जरूरी सामान लाते हैं। ब्रेड इस कॉपरेशन को देखकर बहुत खुश होता है। वो बोलता है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं। वो घर जाकर अपनी माँ को खुशखबरी देता है कि माँ, मुझको नौकरी मिल गई। उसकी माँ बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि ब्रेड ने वो हासिल कर लिया था जिसके लिए वो इतनी मेहनत कर रहा था। फिर वो मजाक करते हुए कहती है कि बेटे एक काम करो, इस स्कूल में एक अच्छा टीचर बनकर शादी कर लो और जिंदगी सेटल कर लो। अब तो तुम्हें सेटल हो ही जाना चाहिए। जिस पर ब्रेड कहता है कि माँ, मुझे अभी मास्टर डिग्री करनी है और सोमवार को मुझे क्लास शुरू भी करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मुझको ये साबित करके दिखाना है कि मैं एक अच्छा टीचर हूँ। शादी वगैरह तो बाद में देख ही लेंगे। जिसके बाद वो कॉल को काट देता है, लेकिन वो सोचता है कि अब वो कितने दिनों तक सिंगल रहेगा। इसीलिए वो डेटिंग ऐप को खोलता है और एक लड़की को पसंद करता है जिसने उसके अंदर भी रुचि दिखाई थी। इसीलिए अगले दिन वो दोनों मिलते हैं, जहाँ पर वो बहुत नॉर्मल बातचीत करते हैं।
उन दोनों को म्यूजिक का बहुत शौक था, जिसके थोड़ी देर बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। ब्रेड को वो लड़की बहुत पसंद आती है, लेकिन उसको डर था कि शायद ब्रेड उसको पसंद नहीं आया है। लेकिन अगले दिन वो लड़की ब्रेड को मैसेज करती है और अब लगता है कि उनका रिश्ता बन सकता है। अब मंडे आता है। ब्रेड सुबह जल्दी क्लास में पहुंचता है और अच्छे से क्लास को तैयार करता है। वो बच्चों के लिए चार्ट और पोस्टर्स चिपकाता है। बच्चों का आना 8 बजे शुरू होता है और ये वो बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 3 हफ्ते पहले ही स्कूल में एडमिशन लिया है। अब तक इन्हें दूसरे टीचर संभाल रहे थे, लेकिन अब ये ब्रेड के स्टूडेंट्स थे। पहले दिन ब्रेड अपनी बीमारी के बारे में बहुत साधारण तरीके से इनको समझाता है और कहता है कि अगर किसी को कोई सवाल हो तो वो पूछ सकता है। एक बच्चा पूछता है कि क्या ये बीमारी अछूत है, क्या हमें भी ये बीमारी हो सकती है? ब्रेड हंसते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। फिर एक बच्चा पूछता है, क्या तेज आवाज करने से तुम्हारी गर्दन में दर्द होता है? जिस पर वो कहता है, हाँ थोड़ा सा दर्द होता है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। जिसके बाद एक और लड़की पूछती है, क्या ऐसी कोई चीज है जो तुम नहीं कर सकते हो? ब्रेड बहुत गंभीरता से कहता है, हाँ मैं छुपन छुपाई नहीं खेल सकता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज ही बताती है कि मैं कहाँ पर छिपा हुआ हूँ। ये कहकर वो हंसता है और बच्चे भी हंस पड़ते हैं। अब देखिए कैसे उसने अपनी क्लास का माहौल बहुत अच्छा बना दिया। पहला दिन ब्रेड के लिए बहुत अच्छा बीतता है। स्कूल के बाद जब पेरेंट्स बच्चों को लेने आते हैं तो ब्रेड की अजीब हरकतें देखकर थोड़ा चौंकते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि उनका टीचर ऐसे क्यों कर रहा है। जिस पर बच्चे उन्हें बताते हैं कि मिस्टर ब्रेड को एक बीमारी है, इसी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। जहाँ आगे अब हम देखते हैं कि ब्रेड अपनी पढ़ाई पे भी बहुत ध्यान देता है और छुट्टियों में वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताता है। वो भी ब्रेड की कमियों को नजरअंदाज करके उसकी अच्छाइयों को देखती है और इस वजह से वो ब्रेड से प्यार करने लगती है। अगले दिन एक स्टूडेंट एक खरगोश से मिलती है और उसके साथ एक गाजर लाती है, क्योंकि ब्रेड ने क्लास में एक खरगोश रखा हुआ है। इसी बीच ब्रेड के एक स्टूडेंट के पिता उससे कहते हैं कि वो अपनी बेटी को किसी और स्कूल में ट्रांसफर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनकी बेटी ऐसे मेंटली चैलेंज्ड टीचर से पढ़ेगी तो वो भी उसी की तरह हो जाएगी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उस स्टूडेंट को स्कूल छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। वो ब्रेड से ही पढ़ना चाहती थी। ये सब जानकर ब्रेड को बहुत बुरा लगता है। वो सोचता है कि आखिर इस लड़की के पिता ऐसा क्यों कर रहे हैं। दिन गुजरते जाते हैं और अब स्टूडेंट भी ब्रेड के लेसन्स पर ध्यान देने लगते हैं। एक दिन एक स्टूडेंट की माँ ब्रेड से कहती है कि उसकी बेटी को कैंसर है। पहले जो लड़की स्कूल नहीं आना चाहती थी, अब वो बड़ी खुशी से स्कूल आती है, क्योंकि उसको ब्रेड की क्लास बहुत पसंद है। उसकी माँ बताती है कि मेरी बेटी महसूस करती है कि अगर आप अपनी बीमारी के बावजूद इतनी पढ़ाई करके शिक्षक बन सकते हो तो वो भी अपनी बीमारी के बावजूद कुछ भी कर सकती है। आपकी वजह से उसे एक नया आत्मविश्वास मिला है। इसके बाद ब्रेड अपनी मास्टर डिग्री को पूरा करता है। अब नियमों के अनुसार ब्रेड की मेडिकल कंडीशन के कारण उसे अलग कमरे में परीक्षा देने की अनुमति मिलनी चाहिए थी, लेकिन प्रबंधन उसे अलग कमरा देने से मना कर देता है। फिर ब्रेड के पिता उसकी मदद करने के लिए आते हैं, जो मैनेजमेंट से कहते हैं कि अगर मेरे बेटे को अलग कमरे में परीक्षा नहीं दी जाती है तो मैं तुम सबके खिलाफ कोर्ट में केस कर दूंगा। तुम लोग उसे बाकी बच्चों के साथ बैठकर परीक्षा देने के लिए मजबूर कर रहे हो। इससे न केवल उसको परेशानी होती है बल्कि दूसरे बच्चों को भी दिक्कत होगी और आखिरकार तुम मेरे बेटे को परीक्षा से बाहर कर दोगे। इसीलिए तुम उसको अलग कमरे में बैठाओ, नहीं तो मैं कोर्ट चला जाऊंगा। अब इस धमकी के बाद मैनेजमेंट ब्रेड को अलग कमरे में परीक्षा देने की अनुमति दे देता है। अब ब्रेड के पास परीक्षा लिखने का समय कम था, लेकिन वो अच्छे से परीक्षा देता है और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से करता है। ब्रेड उन बच्चों पर भी खूब ध्यान देता है जो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाते थे। फिर थैंक्स गिविंग डे आता है, जिसे मनाने के लिए ब्रेड अपनी माँ के शहर जाता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर आता है। माँ को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है तो वो बहुत खुश होती है। वो उसको घर लेकर जाती है और सभी रिलेटिव से मिलवाती है। ब्रेड की गर्लफ्रेंड भी धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल जाती है, जिसके बाद ब्रेड पहली बार उससे अपने प्यार का इजहार करता है और वो भी खुशी से उसको स्वीकार कर लेती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस पल के बाद ब्रेड को भविष्य के बारे में चिंता होने लगती है। वो सोचता है कि अगर वो शादी करता है तो क्या ये लड़की उसके साथ खुश रहेगी, क्या उनका शादीशुदा जीवन अच्छा रहेगा, क्या वो भी अपने माता पिता की तरह तलाक ले लेगा। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम पॉजिटिवली सोचो, मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। इसके बाद ब्रेड अटलांटा वापस लौट आता है। कुछ दिनों बाद उस लड़की को, जो कैंसर से पीड़ित थी, अस्पताल में भर्ती किया जाता है और वो स्कूल आना बंद कर देती है। ब्रेड और बाकी सभी बच्चे उसे जल्दी ठीक होने के लिए कार्ड भेजते, लेकिन कुछ हफ्तों बाद खबर आती है कि उस लड़की की मौत हो गई है। ब्रेड और बाकी बच्चे उसके अंतिम संस्कार में जाते हैं।
ब्रेड को डर लगता है कि अगर वो अंदर जाता है और उस समय उसके मुंह से अचानक आवाज आ जाती है तो लोग उसको पागल समझ सकते हैं, इसीलिए वो बाहर खड़ा रहता है। फिर उस लड़की की माँ बाहर आती है और कहती है कि तुम बाहर क्यों खड़े हो, तुम मेरी बेटी के फेवरेट टीचर थे, तुम उसको आखिरी बार नहीं देखना चाहोगे। वो ब्रेड को अंदर ले आती है। ब्रेड उस लड़की को याद करके बहुत रोता है। जहाँ अगले दिन ब्रेड फिर से अपनी क्लास में खुश होकर पढ़ाता है। फिर एक दिन एक बुजुर्ग आदमी स्कूल का इंस्पेक्शन करने आता है। उस दिन ब्रेड ने बच्चों के लिए एक ट्रक बुलवाया था। बच्चे ट्रक पर चढ़ जाते हैं और ब्रेड को डर लगता है कि कहीं वो बुजुर्ग आदमी स्कूल के बारे में गलत रिपोर्ट ना लिख दे। फिर एक दिन ब्रेड अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पिता के घर लेकर जाता है। वो उसको बहुत पसंद करती है और अब उन सबको यकीन होने लगा है कि ब्रेड भी एक सफल इंसान जरूर बनेगा और खुश रहेगा। फिर वो ब्रेड की क्लासरूम के लिए एक अलमारी बनवाते हैं। अब ब्रेड को राहत मिलती है कि आखिरकार उसके पिता उसे और उसकी क्षमताओं को समझ पाए हैं। 1 साल बाद ब्रेड के शिक्षक बनने का जश्न मनाया जाता है। इस दिन प्रिंसिपल घोषणा करते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी जो स्कूल का निरीक्षण करने आया था, उसने रिपोर्ट में लिखा कि सभी नए शिक्षकों में ब्रेड सबसे अच्छा टीचर है, क्योंकि उसकी शिक्षण तकनीक यानी कि उसके पढ़ाने का तरीका और बच्चों पर ध्यान देने की कैपेसिटी सबसे बेहतरीन है। इसके बाद ब्रेड को टीचर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलता है और सारे बच्चे खुशी से ताली बजाते हैं। वो ब्रेड को बहुत सराहते हैं। जिसके बाद अवार्ड सेरेमनी में ब्रेड की गर्लफ्रेंड उसको किस करती है और उसको स्टेज पर जाने के लिए कहती है। ब्रेड के परिवार के सभी सदस्य, डेविड, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सारे स्टूडेंट्स वहां पर मौजूद होते हैं। ब्रेड इस अवार्ड को स्वीकार करते हुए कहता है कि मैं ये अवार्ड अपने दोस्तों और अपने टीचर्स को समर्पित करता हूँ, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट मैं इस अवार्ड को अपने टूरेट सिंड्रोम को समर्पित करता हूँ। इस तरह से ब्रेड अपने पुरस्कार और अपनी बीमारी को स्वीकार करते हुए हमको ये सिखाता है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, अगर मेहनत की जाए तो सफलता जरूर मिलती है। ब्रेड इसका जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, ब्रेड की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमारी कमजोरी हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है अगर हम हार मानने के बजाय उस पर जीत हासिल करना सीख ले। दुनिया चाहे हमें बार बार गिराने की कोशिश करे, लेकिन अगर हमारे इरादे मजबूत हो तो कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ हमारे सपनों के रास्ते में दीवार नहीं बन सकती है। तो अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखना, आप भी ब्रेड की तरह खड़े हो सकते हैं, लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। खुद पर भरोसा रखो, वक्त बदलेगा, क्योंकि असली हीरो वो नहीं होता जो बिना मुश्किलों के जीतता है। असली हीरो वो होता है जो हर मुश्किल से लड़कर जीतता है। आप भी हीरो हो अपने सफर के, तो उठो, बढ़ो और दुनिया को दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली कहानी में एक और नए हौसले के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर एंड कीप शाइनिंग।